हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, तारें गर्म हो जाती हैं, या फिर जो आप डिवाइसेस देखते हैं वो भी किसका रिजल्ट हीटिंग इफेक्ट का है ना, आयरन वगैरह या ओवन वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस देन हीट इज जनरेटेड, तो क्या हो जाती है, हीट जनरेट हो जाती है इन द कंडक्टर, उस कंडक्टर में। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने की वजह से किसी हाई रेजिस्टेंस में तो वहाँ पे हीट जनरेट हो जाती है, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एज यहाँ पे पावर आपने पढ़ा है, पावर किसके बराबर होती है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आई, ई डिवाइडेड बाई टी, यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे अगर हम इस टाइम को इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ई की वैल्यू कितनी आई, पी इंटू में टी, और पी को हम लिख सकते हैं वी आई। ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जो पावर होती है वो होती है वोल्टेज इंटू करंट। तो पी को हमने लिख दिया वी आई, और ये आ गया है इंटू में टाइम, है ना, वो किसके बराबर आया, एनर्जी के बराबर, यानी हीट के बराबर। तो जो हीट जनरेट होगी वो होगी पावर इंटू टाइम के बराबर। पावर ये है पावर और ये है टाइम, तो यहाँ हमें सिंपली लिखें वी आई टी। तो अब देख लेते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये एक लॉ है जो हमें वैल्यू देगा टोटल हीट की। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, यानी कि जो जितना करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना, कौन, हीट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, जितनी रेजिस्टेंस होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की उतनी ही बढ़ेगी हीट। और यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर करंट बढ़ाया तो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग, यानी टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितनी देर तक जो है करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में। तो ये तीन फैक्टर हैं हमारे पास, आई स्क्वायर, आर और टी। अगर हम तीनों को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आया, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, आर और टी। अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब अभी तक आपने एक सिस्टम ही देखा है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ये बहुत सारे हैं। 11th क्लास में आप देखोगे तो ऑल सिस्टम, सभी सिस्टम ऑफ यूनिट में जो यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आया उसकी वैल्यू आई 1। तो अगर आप यहाँ पे 1 लिख भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये सिंपल हीट का फार्मूला आ गया हमारे पास, कितनी हीट जनरेट होगी। तो जो प्रैक्टिकल अप्लायंस हैं बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है। फ्यूज़ एक डिवाइस होती है, फ्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे चलो डिटेल में। और अप्लायंसेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्यूज़ क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट अप्लायंसेज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ये जो फ्यूज़ है इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट चैप्टर में, वहाँ पे इसका डायग्राम भी है, वहाँ पे आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद कर लो, ये हो जाता है मेल्ट, गर्म होके ये मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। किस केस में, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के केस में। ओवरलोडिंग का मतलब जब ज़्यादा लोड हो किस पे, सर्किट पे। शॉर्ट सर्किट का मतलब जब दोनों तारें आपस में मिल जाती हैं, है ना, न्यूट्रल और लाइव वायर। फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टिन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो फ्यूज किस मटेरियल का बना होता है, टिन का, या तो प्योर टिन का या फिर एलॉय किसी कॉपर और टिन की एलॉय। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फ्यूज को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमें ऐसे यहाँ पे हमने फ्यूज लगा दिया, यहाँ पे हमारा पंखा है, कूलर है, अगर मैं इस पंखे और कूलर को हमें बचाना है तो हमें यहाँ से लाइट कट करनी पड़ेगी ताकि ये दोनों बच जाए। तो ये किस में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो फ्यूज हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली लो मेल्टिंग पॉइंट होगा ताकि वो जल्दी से पिघल के क्या हो जाए, खत्म, टूट जाए वो जल्दी से। द करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ दी अप्लायंसेज। तो करंट कैपेसिटी जो है फ्यूज की वो क्या होती है, हाई होती है, किससे, अप्लायंसेज से, ताकि वो गर्म हो सके। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। जो फिलामेंट है इसका इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये बल्ब आपने देखा होगा, ऐसा एक बल्ब होता है, पहले आता था, अब तो एलईडी आती है। ये है, तो ये जो वायर होती है, ये वायर इसको बोलते हैं फिलामेंट, ये बीच में होती है छोटी सी। तो ये जो फिलामेंट है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्यों, इट इज़ बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज़ वेरी हाई। आपको पता है ये जो पूरा बल्ब है, इस बल्ब में सिर्फ ये जो पार्ट है यही देता है पूरी की पूरी लाइट, वो भी गर्म होने के बाद चमकने लगता है ये, है ना। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इसलिए टंगस्टन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन एक क्या है, ऐसा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है, 3300 डिग्री सेल्सियस तक अप्रॉक्सीमेटली। ऑल्सो टंगस्टन बीइंग एन एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज।
दूसरी बात, टंगस्टन एक एलॉय है जो क्या नहीं होगा, हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा था कि एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर भी एलॉय जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो खराब नहीं होगा, और टेम्परेचर भी हाई जा सकता है तो क्या देगा, लाइट देगा। नोट, इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। तो ये क्वेश्चन अभी पिछले साल एग्जाम्स में आया था। इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। क्यों किया जाता है, ताकि जो फिलामेंट है वो लंबे समय तक चल सके। कौन सी कैसी गैसेज, नाइट्रोजन या आर्गन गैसेज। ये नाइट्रोजन गैस आपके चिप्स वगैरह, कुरकुरे, लेज वगैरह जो भी आप खाते हैं उनमें भी होती है, आपको पता ही है, खाते हैं आप नाइट्रोजन तो खा लेते होंगे साथ में। मोस्ट ऑफ द हीटिंग अप्लायंसेज आर मेड अप ऑफ एलॉय। तो हीटिंग अप्लायंसेज जितने भी हैं वो एलॉय के बने होते हैं। ऐसा क्यों, अभी अभी हमने पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें, वो पॉइंट जो ऊपर पढ़े थे उनमें भी रीजन है ये। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टू रीजन, दो रीजन है हमारे पास किसके, कि जो हीटिंग अप्लायंसेज हैं वो एलॉय की बनी क्यों होती है। जो आयरन है, जो प्रेस है हमारी, जो इस्त्री है, वो किसकी बनी है, एलॉय की। क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल है रेजिस्टिविटी, सेकंड है टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जा सकती हैं कौन, एलॉय, और ना ही वो खराब होती। रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है ना। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल। तो इससे फायदा क्या हुआ, आप बोलोगे एनर्जी वेस्ट होगी अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो हमने पढ़ा है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर, है ना, रेजिस्टेंस। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट। तो रेजिस्टिविटी अगर हाई है या रेजिस्टेंस अगर हाई है तो हीट क्या होगी, ज़्यादा, है ना। देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस मोर हीट। हाई टेम्परेचर, एन एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, ये हमने कहीं बार पॉइंट कर लिया इसी वीडियो में। क्या होगा, अगर एलॉय जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, इसलिए किसकी बनी होती है, एलॉय की। सो लाइफ ऑफ द एलॉय इज लॉन्गर देन मेटल। अब ये लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। जो मैंने बोला था अभी, P इज इक्वल टू वी आई होता है। ये फार्मूला कैसे आया, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड। जिस रेट पे करंट क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है या सप्लाई किया जाता है बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये डेफिनेशन है, ये फार्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, P इज इक्वल टू वी स्केयर आर। ये तीन फार्मूले कैसे आए, यहाँ पे हमने क्या किया, V की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से I की वैल्यू पुट कर दी। तो अगर I की वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, अगर V की वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, है ना। कैसे, यहाँ पे देखो ये क्या है, अगर ये मैं यहाँ पे इस V की वैल्यू पुट कर दूँ, V की वैल्यू क्या होती है, आई आर, आई आर, और ये I पहले से है इधर I, तो ये I और ये I क्या बन गया, आई स्केयर, और ये R एज इट इज़ बीच वाला, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दूँ, I की वैल्यू क्या होगी, V बाई आर, है ना, V बाई आर पुट कर दी, तो एक V पहले से है, इसकी वैल्यू पुट कर दी V बाई आर, तो क्या बन गया, V स्केयर बाई आर, तो ये V स्केयर बाई आर इधर है। अब ये P इज इक्वल टू वी आई कैसे आया वो देख लेते हैं। तो P इज इक्वल टू पावर, आपको पता है क्या होता है पावर, P इज इक्वल टू पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये होता है ना, P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये आपने 9th में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। दूसरी बात, हमने V की वैल्यू पढ़ी है W बाई Q, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आप एक जगह से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम किसकी, W की, तो आप W की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो W इज इक्वल टू वी क्यू, ये आ गई हमारे W की वैल्यू। इस W की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आया, P इज इक्वल टू वी क्यू, W की वैल्यू डिवाइडेड बाई T, ये आ गया। अब यहाँ पे ये देखो, ये कौन है, ये बहरूपिया कौन है, Q डिवाइडेड बाई T, Q डिवाइडेड बाई T, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट, तो ये है करंट, P इज इक्वल टू V, और ये हमारा बन गया कौन, करंट I, तो क्या बन गया, P इज इक्वल टू वी आई, है ना, P इज इक्वल टू वी आई। तो ये ऐसा फार्मूला बन गया। तो पावर की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वाट, पावर इज वाट। तो 1 वाट, 1 वाट की डेफिनेशन कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, आ जाएगा पावर 1, है ना। तो व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉज 1 एम्पियर करंट फ्रॉम ए सर्किट देन पावर इज 1 वाट। मैंने बोला था इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 वाट। बस लिखने का स्टाइल ये है आपका, ये आपको सीखना पड़ेगा, है ना। व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉज 1 एम्पियर करंट फ्रॉम दी सर्किट, तो उसको हम पावर, उसकी पावर बोलेंगे सर्किट की, हम क्या बोलेंगे, 1 वोट। तो लास्ट क्या है, ये भी यूनिट ही है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल का मतलब क्या है, जो लेन देन में यूज होता है, कौन, यूनिट किसकी, एनर्जी की, उसको बोलते हैं किलो वाट आवर, KWH। तो 1 KWH इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, इसको एज इट इज आप याद कर लीजिए। तो 1 KWH इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपकी यूनिट जिसकी वजह से आपका बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको आप बोलते हैं कितनी यूनिट्स खर्च हुई हैं, वो होती हैं KWH में, यानी किलो वाट
आवर में, और किलो वाट आवर किसके बराबर है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। यानी जब आप बोलते हैं कि 1 यूनिट हुई है खर्च, तो 1 यूनिट का मतलब इतनी एनर्जी है ना, जूल। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी खर्च होती है जब 1 यूनिट एनर्जी खर्च हो जाती है तो।